हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसका ओवरव्यू पढ़ रहे थे, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम जो मूव करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओर मूव करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन बना हुआ है, आज भी कंफ्यूजन बना हुआ है। वो हार्मोनल चेंजेस, वो ओवरियन चेंजेस, यूट्राइन चेंजेस जो आज भी आपके लिए एक प्रॉब्लम बने हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को आज हम इस वीडियो लेक्चर में शॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक ऐसी साइकिल होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलिटी एज में चलने वाली एक साइकिल होती है। मींस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होती है और मेनोपॉज जो कि एक एज होती है नियर अबाउट 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज तक जो फीमेल्स में देखने को मिलती है, उस एज तक चलने वाली एक ये कॉन्टिन्यूस साइकिल होती है जो कि उसकी फर्टिलिटी एज को डिफाइन करने का काम करती है, उसकी फर्टिलिटी एज को डिसाइड करती है। तो हम इसके डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। तो डेफिनेशन होता क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होने वाले जो मेंस्ट्रुअल चेंजेस होते हैं, जो मंथली चेंजेस होते हैं, जो उनके यूट्राइन चेंजेस होते हैं, जो ओवरियन चेंजेस होते हैं, उन सबको कलेक्टिवली मिला करके और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है oocytes के प्रोडक्शन के लिए। मेनली जो ओवम होता है उसके प्रोडक्शन के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए, और साथ ही साथ यूट्राइन जो एक हाइपरट्रॉफी होती है उसको मेंटेन करने के लिए, यूट्रस को प्रेगनेंसी को कंसीव करने लायक बनाने के लिए जो एक साइकिल रिक्वायर्ड होती है, उसे कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं टॉपिक की ओर। लेंथ सबसे ज्यादा वेरी करती है, देखने को मिलता है काफी बार लेंथ जो है वो कंफ्यूजन में आती है। मोस्ट प्रोबेबली केसेस में आपको देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज की एक साइकिल होती है। लेकिन मोस्ट कॉमन केसेस में जब आप देखते हैं कुछ चेंजेस को लेकर के भी वेरियस फीमेल्स में अलग अलग लेंथ देखने को मिल सकती है इसकी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देखते हैं 21 से लेकर के 40 डेज तक का जो एक टाइम होता है, वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को आपको उस लेंथ के बीच में देखने को मिलती है, जिसका एक एवरेज ड्यूरेशन 28 डेज का होता है, जो कि मोस्टली 3 मेन फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन आपका आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज कहा जाता है, जहां पर यूट्राइन जो हाइपरट्रॉफी स्टार्ट होती है, यूट्रस के जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर होती है, जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, जिसका ब्रेकडाउन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसका जो है फिर से रीजनरेशन होता है, उसकी फिर से हाइपरट्रॉफी मेंटेन की जाती है। एंड नेक्स्ट फेज आती है लुटियल फेज, जो कि ये डिसाइड करती है कि नेक्स्ट साइकिल चलेगी कि नहीं चलेगी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या चेंजेस आते हैं, क्या ओवरियन चेंजेस होते हैं, कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन सारी चीजों को वो लुटियल फेज डिफाइन करती है। तो इन सारे फेजेस को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उन सारे हार्मोन्स की बात करते हैं जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हार्मोन्स पर मूव करने से पहले सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन, जो एक फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी एज में, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? मेनार्क कहा जाता है। MENARCH, मेनार्क उसको कहा जाता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। और जो कंप्लीट सेसेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आना उसके बाद बंद हो जाती है, वो टर्म जो कहा जाता है वो मेनोपॉज कहा जाता है। इन दोनों के बीच में एक जो मोस्ट कॉमन फैक्ट देखते हैं, लगभग 390 से 400, 390 टू 400 ओवा या ओवम जो रिलीज होते हैं पर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पर मंथ में, उनके बीच में जब आप देखते हैं तो लगभग 390 टू 400 ओवा का प्रोडक्शन टोटल फर्टिलिटी एज में एक नॉर्मल फीमेल में देखने को मिलता है। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट्स थे। इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द हार्मोन्स, जो हार्मोनल चेंजेस, जिन हार्मोन्स के लिए ये चेंजेस करने के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उन हार्मोन्स की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट वन आता है हमारा GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्योंकि आप जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये टोटली हार्मोनल चेंजेस पर ही डिपेंड करता है। तो इसमें 5 मेन हार्मोन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की जब बात करते हैं तो ये जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस जो हमारा पार्ट होता है उसको जो है ये स्टिमुलेट करता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन या सेक्रीशन के लिए। LH और FSH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस से GnRH के स्टिमुलेशन के कारण ही सेक्रीट आउट होते रहते हैं, जो आगे की साइकिल को बनाने का काम करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन जो हम FSH की बात करते हैं, तो FSH जैसे कि आपको पहले बताया गया, GnRH के स्टिमुलेशन के कारण ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रीट होने वाला हार्मोन होता है, जो कि आगे चल करके ओवरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ ओवरीज से जो ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
नेक्स्ट हार्मोन हम मूव करते हैं LH की ओर। तो LH भी एडिनोहाइपोफाइसिस से सेक्रेट होता है GnRH के स्टिमुलेशन के कारण, जो कि आगे चल करके प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन और एस्ट्रोजन का सेक्रेशन मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कैसे मेंटेन करता है? ये कॉर्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस करता है, और उसके साथ साथ जो है ये यूट्राइन जो एक हाइपरट्रॉफी होती है उसको बनाने के लिए भी एस्ट्रोजन का सेक्रेशन वहां से लिटिल बिट आपको एस्ट्रोजन का सेक्रेशन देखने को मिलता है कॉर्पस ल्यूटियम से, जिसका मेंटेनेंस LH के द्वारा हो रहा था। नेक्स्ट हार्मोन की ओर जब हम मूव करते हैं वो हमारा आता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन जो है वो आपका ओवरी से सेक्रेट होने वाला हार्मोन होता है, जो कि आपके मेनली FSH के द्वारा स्टिमुलेट करने से ओवरी से सेक्रेट होने वाला हार्मोन होता है। लिटिल बिट इसका सेक्रेशन आपको कॉर्पस ल्यूटियम से भी देखने को मिलता है, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है या फीमेल यूट्राइन चेंजेस जो देखने को मिलते हैं, फीमेल बॉडी की जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस देखने को मिलते हैं, इन सारी चीजों को कंडक्ट कराने के लिए हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट और लास्ट हार्मोन की बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रेट होता है LH के स्टिमुलेशन के कारण, LH के मेंटेनेंस के कारण ये कॉर्पस ल्यूटियम से सेक्रेट होने वाला हार्मोन होता है, जो कि आगे प्रेगनेंसी को कंडक्ट कराता है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने में हेल्प करता है, या प्रेगनेंसी जो है उसके मेंटेनेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होने वाला हार्मोन होता है, जो आगे प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। इतने सारे हार्मोन्स का चेंजेस जो है वो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी देखने को मिलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चेंजेस आते हैं उसको हम एक इमेज के थ्रू आपको दिखाते हैं। इन सारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं इनमें दो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सारे हार्मोनल चेंजेस को कंडक्ट कराते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये वर्क कैसे करते हैं ये हम आपको यहां पर एक जो इमेज आपको दिखाई जा रही है, बैकग्राउंड में एक फ्लो चार्ट आपको दिखाया जा रहा है जिसमें आपको ये इमेज क्लियर की जा रही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क कैसे करते हैं। जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है वो क्या करता है कि जब हॉर्मोन्स जो है जब वो कम हो जाते हैं या उनका लेवल कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो वो जो है स्टिमुलेशन करता है हाइपोथैलेमस का और साथ ही साथ एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस का, जो कि हार्मोन्स के सेक्रेशन के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, हार्मोन्स के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। और जो हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है वो क्या करता है, वो इनहिबिशन करता है, वो इनहिबिट करने का काम करता है। जब हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, तब ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देता है हाइपोथैलेमस को कि वहां से आप जो है GnRH की प्रोडक्शन को कम कर दीजिए, और GnRH का प्रोडक्शन जैसे ही कम होता है वहां से एडिनोहाइपोफाइसिस भी जो है वो इनहिबिट हो जाएगा और उसके साथ LH FSH आना बंद हो जाते हैं और फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है, ताकि इस मैकेनिज्म को मेंटेन किया जा सके। जो आप चेंजेस को देख रहे हैं इसमें फ्लो चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है, हाइपोथैलेमस का सबसे पहले स्टिमुलेशन, वहां से जो है एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, जो कि बताता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया है। हाइपोथैलेमस का स्टिमुलेशन होता है, वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी को जो है GnRH आता है, जो कि उसको स्टिमुलेट करता है FSH और LH के सेक्रेशन के लिए। LH और FSH जब आ जाते हैं तो वो ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं। ओवरीज को स्टिमुलेट क्यों करेंगे? ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू हो जाए। और जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करेंगे, यूट्रस में चेंजेस करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, यूट्राइन डेवलपमेंट के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, यूट्राइन जो फंक्शनिंग है उसके लिए रिस्पांसिबल होते हैं। तो इतना कंप्लीट आपको एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलता है हार्मोन्स का, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। तो हार्मोनल चेंजेस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम मूव करते हैं मेन अपने कंटेंट की ओर, जो कि हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, कितने फेजेस में कंप्लीट हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मोस्ट जो अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको केस दिखाए जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो मेनली इसमें आपको फेजेस देखने को मिलते हैं, मेन 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट वन मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज होता है। नेक्स्ट वन आपका आता है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज आता है, फॉलिकुलर एंड प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है। और लास्ट जो आता है आपका सेक्रेटरी और लुटियल फेज, या इसी को पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी कहा जाता है। बीच में जो ओवुलेशन होता है उसको ओवुलेटरी फेज कुछ केसेस में देखने को मिलता है। और जो मेंस्ट्रुएशन से पहले के 3 दिन का टाइम होता है, कुछ बुक्स में आपको वो प्री मेंस्ट्रुअल फेज भी देखने को मिलता है। तो इतने फेजेस में आपको देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेन 3 ही होते हैं। फर्स्ट वन आपका मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग, जहां पर फर्स्ट 5 to 6 डेज का जो टाइम होता है, जहां पर यूट्राइन जो वॉल है, एंडोमेट्रियम है, उसकी श्रेडिंग हो रही है, वो उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके साथ जो ब्लीडिंग हो रही है, उसके जो म्यूकोसल लेयर है, जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है, जो सीलिया है, उसका ब्रेकडाउन होकर के और उसका वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जैसा आपको इमेज में दिखाया जा रहा है। उसके बाद जो है आप देखते हैं 6th डे से लेकर के और लगभग 13th डे तक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यूट्राइन लाइंस जो हैं वो ग्रो अप करती है, उनका प्रोलिफरेशन होता है। और उसके साथ साथ फॉलिकुलर फेज कहा गया है, मतलब ओवरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी चलता रहता है, क्योंकि यहां पर अब एस्ट्रोजन
आ गए हैं, एस्ट्रोजन और एफएसएच वर्क कर रहे हैं, एलएच वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण यूट्राइन लाइनिंग की ग्रोथ हो रही है। उसके साथ साथ जो है ओवरियन फॉलिकल्स का भी डेवलपमेंट होता है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली केस में 14th डे पर होता है ओवुलेशन। यहां पर आपको इमेज में जो दिखाया गया 11th से लेकर के 17th डे के बीच में दिखाया गया, ये एक एवरेज टाइमिंग दिखाई गई है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली होता है वो 14th डे पर ओवुलेशन होता है, जहां पर ओवम का डिस्चार्ज होता है। ओवम का डिस्चार्ज होने के बाद जैसे ही ओवम डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ग्राफियन फॉलिकल्स जो होते हैं, जो फॉलिकल्स बनाए थे, जिस फॉलिकल के द्वारा ओवम का फॉर्मेशन हुआ था, वो फॉलिकल्स जो है मेच्योर होकर के कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर देते हैं। सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम का जब वो फॉर्मेशन कर देंगे, तब वहां से प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो क्या करेगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम से आ रहा है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ है, तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन आ रहा है, जो कि आगे रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्राइन लाइन के ग्रोथ के लिए, प्रेगनेंसी को आगे मेंटेन करने के लिए, या फिर यूट्रस के डेवलपमेंट के लिए। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो बना रहता है जब तक, तब तक प्रोजेस्टेरॉन आता रहता है। और एक समय आता है कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तब जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होता चला जाता है। और इसके बाद 28th डे तक पहुंचते पहुंचते फिर से सारे हार्मोन्स, एक जो आपको मैकेनिज्म दिखाया गया नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पीक लेवल पर होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं जीएनआरएच को, जिससे एफएसएच और एलएच इनहिबिट हो गए। और दूसरी तरफ जब कॉर्पस एल्बिकेंस जब बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन हो जाता है, तो यहां से प्रोजेस्टेरॉन का भी सेक्रेशन बंद हो जाता है। तो जैसे ही सारे हार्मोन्स स्टॉप हो जाते हैं, तुरंत आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट होते हैं, जिससे फिर से जो है यूट्राइन लाइन जो होती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम फिर से मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। इतनी पूरी मैकेनिज्म को, जो ओवरियन चेंजेस होते हैं, जो यूट्राइन चेंजेस होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, इसको हम आइए एक टाइम टेबल, एक टेबल के थ्रू आपको हम दिखाते हैं कहां से कौन सा लेवल पीक बनता है, तो कौन से हार्मोन्स किस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कौन कौन से यूट्राइन चेंजेस होते हैं, कौन कौन से ओवरियन चेंजेस होते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेबल। तो ये जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, स्क्रीन पर आपको ये टेबल प्रेजेंट की जा रही है। इसमें आप क्या देखते हैं, हमने जो है सबसे पहले सीरियल नंबर, उसमें कौन कौन से फेज होते हैं, फेजेस के साथ उसमें कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ओवरियन चेंजेस कौन से होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोनल चेंजेस के कारण जो होते हैं, और उसके बाद यूट्राइन चेंजेस कौन से आते हैं, यूट्रस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एक टेबल के थ्रू दिखाई जा रही हैं। तो सबसे पहला जो फेज आता है हमारा ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि स्टार्ट के 4 से 5 दिन तक चलता है। इसमें दो चीजों में हम इनको डिवाइड करेंगे। पहले सबसे पहले इनिशियल स्टेज, जब ये फेज स्टार्ट होती है तब क्या होता है, और फिर नेक्स्ट आता है आपका टर्मिनल स्टेज, जब ये फेज एंड होने लगती है तब क्या होता है। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जो जीएनआरएच होते हैं, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब लो होते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि जब ये सब एकदम लो रहते हैं तभी जो है यूट्राइन लाइन की श्रेडिंग होती है। तो ये जो है पूरा लो रहेंगे, जिसके कारण ओवरीज में क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम का कंप्लीट डीजनरेशन होगा। मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होकर के वो कंप्लीटली डीजनरेट हो जाता है, जिसके कारण प्रोजेस्टेरॉन जब नहीं आता है तभी जो है आपको देखने को मिलता है यहाँ पर यूट्रस में, यूट्राइन चेंजेस में जो आप देखेंगे यूट्रस में आपको इसका जो है ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा एंडोमेट्रियम का। अब इसमें होता क्या, यूट्राइन चेंजेस जब देखते हैं कंप्लीट में, तो जैसे सेक्स हार्मोन्स का विड्रॉल हो जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स तुरंत बन जाते हैं, जो कि आर्टेरियोलार जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम तक ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं, उनमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई वहां पर कम हो जाती है स्ट्रैटम फंक्शनलिस लेयर में, जिसके कारण उसका डीजनरेशन हो जाता है, वो टूट जाती है। और उसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन भी कॉज करते हैं मायोमेट्रियम में, जिसके कारण कि एंडोमेट्रियल टिश्यू जो होते हैं वो कंप्लीटली डेड हो जाते हैं। और उसके साथ साथ यूट्राइन कैविटी से ब्लड आना शुरू हो जाता है, जो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, जो कि अगले 4 से 5 दिन तक आपको दिखाई देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में, मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग के रूप में। एक चीज और इसमें आपको फैक्ट देखने को मिलता है कि ये जो है अगले 4-5 दिन तक इनमें क्लॉटिंग भी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो फाइब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स थे वो भी अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स के एक्टिव होने के कारण और हार्मोनल चेंजेस के कारण ये एंजाइम्स जो है वो वहां पर नहीं पाए जाएंगे, एंजाइम्स नहीं पाए जाएंगे, जिसके कारण वो ब्लीडिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। लगभग 40 से 80 ml ब्लड लॉस जो है वो पर साइकिल में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम टर्मिनल स्टेज में जाते हैं, जब ब्लीडिंग फेज खत्म होने लगती है, तब क्या होता है कि जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, ये सब सारी चीजें, अब एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चला। जैसे ही इनका सारा लो आता है लेवल, एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तुरंत जाता है और वो बताता है कि इनका फिर से स्टिमुलेशन किया जाए। जैसे स्टिमुलेशन होता है तुरंत प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं।
एक ओवम बनाने के लिए फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होकर के सेकेंडरी फॉलिकल्स में बदल जाते हैं। और यूट्रस में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं? यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो लगातार अब कम होती चली जा रही है, क्योंकि ये जो आपको देखने को मिल रहा है चेंजेस, जो GnRH FSH अब सब स्टार्ट हो चुके हैं, तो यूट्राइन ब्लीडिंग भी अब कम हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज की ओर, जिसको प्री ओवुलेटरी या एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहा जाता है। तो इसके इनिशियल स्टेज में क्या देखते हैं कि अब जो है GnRH, FSH, LH, एस्ट्रोजन, ये सारी चीजें अपने पीक लेवल पे हैं, ये सब उठ चुके हैं। अब इनके कारण क्या होता है कि जो फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू हुए थे प्राइमरी फॉलिकल्स, अब वो 1 या 2 सेकेंडरी फॉलिकल का डेवलपमेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लिए हैं, और जिससे कि डेवलप होकर के एक टर्शियरी फॉलिकल लास्ट में बनता है। अब यूट्राइन चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे आपको? यूट्राइन ब्लीडिंग अब कंप्लीटली स्टॉप हो चुकी है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, मतलब एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो रही है, और उसके साथ साथ स्ट्रेटम फंक्शनलिस का फिर से फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब इसके टर्मिनल स्टेज देखते हैं, जब ये स्टेज खत्म होने लगती है, ये फेज खत्म होने लगता है, तब क्या होता है कि तुरंत ही आपको एक चेंज देखने को मिलता है, जो एक कंडीशन देखने को मिलती है ओवुलेशन की, मतलब ओवम अब यहां पर रिलीज हो जाता है। ये ओवम रिलीज हो जाता है मेनली आपको हार्मोनल चेंजेस के कारण। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो ओवरियन चेंजेस होते हैं उसमें टर्शियरी फॉलिकल जो है वो एक मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसमें यूट्राइन चेंजेस में क्या देखेंगे कि यूट्राइन वॉल जो है वो लगातार अब उसकी थिकनेस बढ़ रही है, मायोमेट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेंगी। वो मायोमेट्रियम जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के स्टिमुलेशन के कारण, उनमें कॉन्ट्रैक्शंस देखने के कारण जो एक वीकनेस थी, अब वो भी हाइपरट्रॉफी से स्ट्रांग होते चले जाएंगे। नेक्स्ट आप लुटियल या सेक्रेटरी फेज में देखते हैं, जिसे पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी कहा जाता है। इसको प्रोजेस्टेरॉनिक फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसके इनिशियल स्टेज में क्या देखते हैं कि GnRH, LH, FSH अब ये कंपैरेटिवली लो है, क्योंकि एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो था उसने क्या बताया कि अब इनका लेवल जो है, जब ओवुलेशन हो गया तब अब ये थोड़ा सा लो हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आप क्या देखने को मिलेगा, जो ग्राफियन फॉलिकल्स बने थे, ओवरियन चेंजेस देखेंगे, वो रप्चर होते हैं, रप्चर होकर के वो कॉर्पस हेमरेजिकम बनाते हैं, फिर उससे कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। वो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा कि अब आगे उस प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन रखेगा। अब LH जो है इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेनेंस करेगा, और ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन लगातार बनाए रहेगा, जिससे कि आगे यूट्राइन ग्रोथ स्टार्ट होती रहती है। यूट्राइन जो लेयर है एंडोमेट्रियम, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वो लगातार बनती रहती है। और इसमें क्या देखने को मिला, ये 22वें डे पर, 22वें दिन तक जो है एकदम मैक्सिमम डेवलप हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। उसके बाद जब आप यूट्राइन चेंजेस में जाते हैं, तो ये यूट्राइन चेंजेस क्या देखते हैं आपके एंडोमेट्रियम जो है उसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो मोर सेक्रेटरी हो जाते हैं, मतलब उनका सेक्रेशन बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ यूट्राइन वॉल जो है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे ग्रो कर चुकी होती है, 23rd डे पर ये मैक्सिमम लेवल पर ग्रो कर चुकी होती है। जब इसके टर्मिनल फेज में जाते हैं, टर्मिनल स्टेज में जाते हैं, एंड में क्या होता है इसके लुटियल फेज के, तो प्रोजेस्टेरॉन जो बढ़ गया है वो एक निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे देता है, जिससे कि GnRH और LH जो है वो अब कम होना शुरू हो जाएंगे। कम होने के कारण क्या होगा कि अब जब ये कम होंगे तो इससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा। वो कॉर्पस ल्यूटियम जिसे LH मेंटेन रख रहा था, अब वो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, जब वो मेंटेन नहीं रहेगा तो उसका डिजनरेशन स्टार्ट होगा। आप इसको ओवरियन चेंजेस में देखते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन स्टार्ट होगा और वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कॉर्पस एल्बिकेंस जो है अब वो धीरे धीरे डिजनरेट होते रहेंगे, तो उनसे प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम होता जाएगा, जो कि 28वें दिन पर, 28th डे पर कॉर्पस एल्बिकेंस कंप्लीटली डिजनरेट हो जाते हैं और उनसे कोई भी हार्मोन सेक्रेट होना स्टार्ट अब नहीं रहता। अब आपने यहां पर क्या देखा कि प्रोजेस्टेरॉन भी बंद हो गए, क्योंकि कॉर्पस एल्बिकेंस डिजनरेट हो गया। एस्ट्रोजन, GnRH, LH, FSH सब पहले ही बंद हो चुके, मतलब अब कोई भी हार्मोन एक्टिव नहीं है। जब कोई हार्मोन एक्टिव नहीं होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो है उसका साइज कम हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, जो यूट्राइन वॉल की थिकनेस थी वो कम हो जाएगी, और मायोमेट्रियल एट्रोफी भी आपको देखने को मिलेगी, मतलब मायोमेट्रियम भी जो है अब उसकी एट्रोफी आपको देखने को यहां पर मिलेगी। तो इतने सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। चेंजेस के बाद हम जो देखते हैं कि हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। मेंस्ट्रुअल साइकिल यहां तक आपको क्लियर हो चुकी है। इतने सारे चेंजेस आपको हमने फ्लो चार्ट, आपको हमने डायग्राम और आपको हमने टेबल के थ्रू दिखाया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।